सामाजिक समूहों का वर्गीकरण, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सामाजिक समूह के क्या आधार होते हैं वर्गीकरण के और सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक समूह का वर्गीकरण सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जाता है। समूह छोटे भी हो सकते हैं और समूह बड़े भी हो सकते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, ये डिपेंड करता है सदस्यों की संख्या पर। समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल, जॉनसन और होम्स, उन्होंने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। क्यों? क्योंकि छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। होमन्स ने स्वयं 5 छोटे समूह का अध्ययन किया है और यह बताया है कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृति, सभ्यताएं सभी विघटित की गई, तोड़ी गई, नष्ट हो गई, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं। तो इस प्रकार होमन्स ने 5 छोटे समूह का अध्ययन किया है, जो कि कितनी संकट आए पर हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर ही मैकाइवर और पेज, उन्होंने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया है और इन विद्वानों ने समान हितों के आधार पर बड़े समूह के अस्तित्व को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया है। फिर भी इतना निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक होते हैं। सामाजिक समूह का दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह के रूप में, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स। जो औपचारिक समूह होते हैं उनकी स्थापना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर की जाती है और इस प्रकार के समूह होते हैं उनका अपना विशेष कुछ हित होता है या उद्देश्य की पूर्ति इसमें मुख्य कारक होती है। औपचारिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में हम देखते हैं कि बहुत ही घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव पाया जाता है और इनके व्यवहारों में विधान और नियमों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। जब हम नियम का उल्लंघन करते हैं औपचारिक समूह में तो समूह दंडित करता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है समूह से व्यक्ति को। इसके उदाहरण हम दे सकते हैं राजनीतिक दल, श्रम संगठन, विद्यार्थी परिषद, स्कूल, कॉलेज, राष्ट्र, ये सब औपचारिक समूह के उदाहरण हैं। औपचारिक समूह के सदस्यों की संख्या हजारों तक हो सकती है, इसलिए इनका आकार बड़ा होता है और इसमें व्यक्ति के स्थान पर हम देखते हैं कि कार्य का अधिक महत्व पाया जाता है। इसी प्रकार से जो औपचारिक समूह होते हैं वो आधुनिक और जटिल समाजों की एक विशेषता है। इसमें द्वैतिक समूह की विशेषताएं पाई जाती है। बड़ा आकार होता है, समझौते पर आधारित संबंध होते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है, परिस्थिति का अधिक महत्व होता है और आधुनिक साधन संचार के तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण जानबूझ करके अपने विशेष उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, तो स्वार्थ पर प्रायः आधारित होते हैं। इसी प्रकार अनौपचारिक समूह है। अनौपचारिक समूह औपचारिक समूह से विपरीत है। ये प्राथमिक समूह के निकट है, सदस्यों की संख्या इसमें कम होती है, इसका आकार भी छोटा होता है। इनके सदस्यों में निरंतरता, शारीरिक समीपता, संबंधों में स्थिरता, आत्मीयता, घनिष्ठता देखी जाती है। औपचारिक समूह के सदस्यों में हम की भावना बहुत अधिक होती है और इनमें घनिष्ठ और स्वनिर्मित संबंध पाए जाते हैं। संबंधों का आधार तो स्वार्थ नहीं होता, बल्कि संबंध मन से बनाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मानव ने अनौपचारिक समूह का ही निर्माण किया था। सबसे अच्छा उदाहरण अनौपचारिक समूह का है हमारा परिवार। इसके अलावा परिवार के अलावा पड़ोस, मित्र मंडली, गपशप समूह, नातेदारी समूह, जहाँ पर हमें बहुत कृत्रिम व्यवहार नहीं रखना पड़ता, तो इस प्रकार के जो समूह हैं वो अनौपचारिक समूह में आते हैं।
और इस प्रकार के जो समूह होते हैं वह सरल, ग्रामीण और आदिम समाजों में अधिक देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यदि हम स्थायित्व के आधार पर देखें तो दो प्रकार के समूह होते हैं, स्थायी और अस्थायी। कुछ जो समूह होते हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि परिवार है या फिर हमारे नातेदारी समूह है, शिक्षण संस्था है, जिसकी आवश्यकता हर समय बनी रहती है। तो ये समूह किस में आते हैं? स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। दूसरी और कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे कि भीड़ और श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए एक समूह के रूप में बने होते हैं, विशेष उद्देश्य को लेकर के बनाए जाते हैं और उद्देश्य का समाप्त होने के साथ ही वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बोटोमोर समाजशास्त्री हैं, उन्होंने स्थिर और अस्थिर समूह के बीच समूह के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह का उल्लेख भी किया है। इसी प्रकार समूह का अन्य वर्गीकरण है हम की भावना के आधार पर, जिसके अंतर्गत अंतः समूह एवं बाह्य समूह दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं। इसका वर्गीकरण समनर के द्वारा किया गया है। इसको हम समूह, अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। अंतः समूह के सदस्यों में प्रेम की भावना पाई जाती है और इसी वजह से सदस्यों में एकता देखने को मिलती है। अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य समूह को हीन मानते हैं। अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। जब हम बाह्य समूह के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि बाह्य समूह में भी वे सभी विशेषताएं जो अंतः समूह में है। फ़र्क इतना है कि अंतः समूह और बाह्य समूह, अंतः समूह हम की भावना पर आधारित है और उसके लिए जो दूसरा समूह होता है वह वे की भावना पर आधारित होता है। इसी प्रकार अंतः समूह एवं बाह्य समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अंतः समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना विस्तृत भी हो सकता है। अंतः समूह में वह सब लोग आ जाते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं। हमारा परिवार, कक्षा, कॉलेज, देश हमारे लिए अंतः समूह है। जिसको हम अपना नहीं समझते वह बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतः समूह के सदस्य सहयोगी मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा, घृणा, द्वेष, भय तथा संदेह की भावना पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक दल, श्रम संगठन एवं राष्ट्रों में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना दिखाई देती है। ऑगबर्न और निमकॉफ समाजशास्त्री, उनका विचार है कि हम अपने अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति रखते हैं, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति हम विरोध की भावना रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं समूह का वर्गीकरण। रॉबर्ट वीरस्ट्रीट ने समूह के बारे में बताया है कि अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है और इसी प्रकार प्रकारात्मक आधार पर यदि हम देखें कि व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह बनाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक या मनोरंजनात्मक आवश्यकताएं, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इन समूह के सदस्य बनते हैं, जहाँ पर हमारी यह आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। नगर में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि होते हैं। इसी प्रकार गिलिन और गिलिन इन विद्वानों ने समूह को ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह के रूप में समझाया है। समूह का एक अन्य आधार है आकांक्षा का आधार, जिसको हम रेफरेंसेस ग्रुप या संदर्भ समूह भी कहते हैं। यह समूह निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है और मर्टन ने इसकी विस्तृत विवेचना की है। आपने समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा
उसकी मनोवृत्ति, मूल्यांकन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। स्टाउफर तथा उनके साथियों ने अमेरिकी सिपाहियों की आकांक्षा, व्यवहार और कुंठाओं का अध्ययन किया है और उन्हें संदर्भ समूह में जोड़ने का प्रयास किया है। मर्टन की मान्यता है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होना। मतलब हमारा समूह तो कमज़ोर है और दूसरा समूह ज़्यादा ताकतवर है, दूसरे समूह की स्थिति ज़्यादा ऊंची है, तो वह हीन भावना में आ जाता है और दूसरे समूह को अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानता है और जिस समूह को श्रेष्ठ मानता है उसका सदस्य बनना चाहता है और उसके अनुरूप व्यवहार करना, उसके जीवन मूल्यों और जीवन के तरीके को अपनाने का प्रयास करता है। यही व्यक्ति का संदर्भ समूह होता है। संदर्भ समूह सदैव सापेक्षहीनता के कारण ही नहीं बनते, बल्कि महत्वाकांक्षा की वजह से भी संदर्भ समूह का निर्माण होता है। इसी प्रकार समूह का अन्य आधार है सामाजिक संबंधों का आधार, और सबसे अच्छा इसका वर्गीकरण है चार्ल्स कूले का। उन्होंने सामाजिक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार के समूह बताए हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह ज़्यादा घनिष्ठ है, उदाहरण है मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य, खेलकूद का समूह। और द्वितीयक समूह औपचारिक समूह की तरह ही हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं समूह का वर्गीकरण।